कल हमने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। आज हम सीखेंगे कि इंटीजर को कितने भागों में बांटा गया। इंटीजर 2 भागों में बांटा गया है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या का होती हैं। कहने का मतलब p/q, जहाँ q क्या हो, हर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। अब पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है अऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है कि अनंत से लेकर -3, -2, -1, ऐसे ऐसे जितने भी हैं ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3 ... प्लस इनफाइनाइट तक, ये सभी अऋणात्मक पूर्णांक हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। इन्हीं को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। इन्हीं को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इन्हीं को होल नंबर्स कहा जाता है। अब आते हैं पूर्णांक को और 3 तरीकों से बांटा गया है। 3 तरीकों में जैसे एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक और एक हो गया उसी में 0। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक और एक हो गया तीसरा है 0। एक तीसरा हो गया 0। निगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इसकी बात करें तो एक -इनफाइनाइट से लेकर ... ऐसे बढ़ता चला जाएगा, -3, -2, -1। और पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 ... ऐसे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, प्लस इन्फिनिटी। और 0 क्या है, 0 ना तो निगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर। 0 क्या है, ना तो निगेटिव इंटीजर ना तो पॉजिटिव इंटीजर। नाइदर निगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये थे पूर्णांक के बारे में। जितने पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या होते हैं, जहाँ पे इसका हर क्या होता है, p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को। अब जिसमें हर यानी q क्या होगा, q का मान 1 होगा। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। ऋणात्मक पूर्णांक जो अनंत से लेकर -1 तक, और धनात्मक पूर्णांक जो 1 से लेकर प्लस अनंत तक, और तीसरा आता है इसी में 0, जो ना ऋणात्मक पूर्णांक होता ना धनात्मक पूर्णांक होता। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिलाकर पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स। इन्हीं दोनों को मिलाकर 0 और धनात्मक इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक को मिलाकर पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे आते हैं। अब आगे आते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य, भाज्य संख्याएं। अब अगर बात करें हम सम संख्या की,
सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है? जो दो का मल्टीपल हो, जो दो का मल्टीपल हो, यानी जिसको 2n के रूप में 2n फॉर्म में लिखा जा सके, जिसको 2n यानी दो का मल्टीपल होना चाहिए, दो का गुणक होना चाहिए, जो 2n के फॉर्म में लिखा जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे लिया जाए 0 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? ये सब दो के गुणक हैं। ऐसे अनंत तक ही चला जाएगा। और ये अगर माइनस की बात किया जाए तो -2 -4 -6 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो ये सभी क्या है? सम संख्या, यानी जो दो से विभाज्य हो जाए या कहा जाए कि दो का गुणक होना चाहिए, वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर बात करें और विषम संख्या की बात किया जाए, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होती हैं? जो दो का गुणज नहीं होना चाहिए, सभी ऑड नंबर होते हैं। जैसे इसे 2n प्लस -1 फॉर्म में लिखा जाता है, यानी 2n प्लस 1 प्लस -1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे हुआ -3 -1 -17 5 13 19, ये सब क्या है? ये सब दो से विभाज्य नहीं है, तो इन्हें विषम संख्या कहते हैं। ये सभी विषम संख्या। और इसे 2n प्लस 1 मान लीजिए, अगर n बराबर हम 4 रखें, n बराबर 4, तो 2 गुणे 4, अब उसमें से चाहे एक घटाइए चाहे एक जोड़िए, इसमें से चाहे एक घटाइए चाहे एक जोड़िए। एक अगर जोड़ रहे हैं तो 4 दूनाई 8, 8 में से गया 7, 7 क्या है? एक विषम संख्या है। इसी प्रकार अगर एक जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 8 1 9, ये क्या है? विषम संख्या। 9 एक विषम संख्या है। अब अगर बात करें हम कुछ कंडीशन की सम और विषम संख्या में, जब भी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। जब भी एक विषम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब एक सम संख्या में कोई एक सम संख्या जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा सम संख्या तब भी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार अगला है कि अगर किसी विषम संख्या में से कोई सम संख्या घटाया जाए तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे इसके बारे में बात किया जाए कि 13 एक विषम संख्या है, 13 में 7 जोड़िए, 7 क्या है? 7 भी विषम संख्या, 13 7 20, यानी अगर प्लस किया जाए तो 20 आएगा, और अगर माइनस किया जाए तो 13 में से 7 गया 6, ये दोनों क्या है? सम संख्या है। इसी प्रकार इसकी बात किया जाए 14 क्या है? एक सम संख्या है। और 6 भी एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है। जब 14 में 6 या जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 14 6 20, और अगर 14 में से 6 गया तो 8, दोनों क्या है? सम संख्या है। अब तीसरे की बारी, अगर इसकी बात किया जाए, जैसे मान लीजिए 15 है, 15 में से कोई सम संख्या घटाइए, मान लीजिए 4, 15 क्या है? एक विषम संख्या है, और 4 क्या है? एक सम संख्या है। तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सभी क्या है? सम संख्या, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो 15 4 19, 19 क्या है? एक विषम संख्या है। और 15 में से 4 जाएगा 11, 11 भी एक विषम संख्या है। तो तीनों के लिए एग्जाम्पल थे।
सभी पॉजिटिव इंटीजर, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। कहने का मतलब 1 2 3 4 9 12 जितने सभी हैं ये सभी क्या है? प्राकृतिक। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने धनात्मक पूर्णांक हैं, सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। एक है अभाज्य संख्याएं, एक है अभाज्य संख्या और दूसरा है भाज्य संख्याएं। दूसरा है भाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। एक है अभाज्य संख्याएं और दूसरा है भाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स और दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हो, जिनके केवल दो फैक्टर हो, यानी दो गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हो, दो फैक्टर हो। वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो एक होगा और एक स्वयं होंगे, यानी वो एक और स्वयं। और एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे दो के केवल दो ही फैक्टर प्राप्त होंगे, एक और दो, यानी 2 गुणे 1। इसके केवल दो ही फैक्टर प्राप्त होंगे, एक 2 प्राप्त होगा और एक 1 प्राप्त होगा। तो इस अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगला एग्जाम्पल की बात किया जाए, 3 क्या है? 3 के भी केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 और 3। इसी प्रकार 5 के भी केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 और 5। और अगर बात किया जाए 17 के भी केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 और 17। तो अभाज्य संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 13 19। अगर बात किया जाए 4 के, तो 4 के कितने फैक्टर आएंगे? एक 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 4। तो 4 के 3 फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्याओं के लिए केवल दो फैक्टर प्राप्त होने चाहिए। जैसे अगर बात किया जाए 13 का, 13 के केवल दो फैक्टर, 1 और 13। इसके अलावा और कोई फैक्टर है नहीं, तो 13 एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर बात किया जाए ये 3 5 7, ये तीन लगातार विषम संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं। 3 लगातार विषम संख्याएं ऐसी हैं, 3 लगातार विषम संख्याएं जो क्या है? अभाज्य संख्याएं। और ऐसी कोई 3 लगातार संख्या नहीं जो विषम हो। तो 3 लगातार विषम संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। अगर पूछ लेता है क्वेश्चन में कि 3 लगातार विषम संख्याएं, या ऐसे पूछ लेता है कि ऐसी 3 लगातार संख्याओं को बताइए जो कि अभाज्य संख्या हो, तो कौन हो जाएंगे? 3 5 7, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये 3 लगातार क्या है? विषम संख्याएं जो कि अभाज्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यानी अभाज्य संख्या। अब आपको समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती, और इनकी कोई वैसा फॉर्म नहीं है कि इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसको ऐसे गणना करके ही ज्ञात किया जा सकता है, कि गिनती से ही, और कोई तरीका नहीं है इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम बात करें 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 तक टोटल, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और बात करें 50 से
100 तक कितनी है, तो 100 से टोटल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर कुल 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं। इसको आप जब भी अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या है कि गिनती से ही देखना होगा, किसके 2 फैक्टर हो रहे हैं वही होंगे, और कोई इसका तरीका नहीं है कि डायरेक्ट कैसे क्या किया जाए इसमें। उसके बाद अब बात कर रहे हैं सह संख्याएं की, को प्राइम नंबर। तो ऐसे 2 संख्याएं जिनका मासा क्या हो, जिनका मासा 1 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए 15, 19। 15, 19 का मासा क्या होता है, 1 होता है। इसका मासा महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए 8, 13 का, तो इसका भी क्या होता है, मासा 1 होता है। और इसी प्रकार अगर बात किया जाए 7, 12 का, इसका भी मासा 1 होता है। यानी अगर देखा जाए सहअभाज्य संख्याएं में विषम और सम दोनों भी आ सकते हैं, विषम और सम दोनों संख्याएं आ सकती हैं। तो केवल उनका शर्त क्या है कि मासा 1 होना चाहिए। तो इसके क्या है, वो सभी क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे अन्य एग्जाम्पल देख लिया जाए 27, 35। अगर पूछा जाए 27, 35 सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, बिल्कुल है सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका मासा क्या है, 1 है। इनका मासा 1 है। तो बस